आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। आज से बहुत साल पहले ग्रीस के एक राज्य मैसेडोनिया में ऐतिहासिक शाम गहरा रही थी। उस दिन बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। उधर राजमहल के शाही कमरे के बाहर राजा फिलिप बेचैनी में टहल रहे थे। उन्हें एक खबर का इंतजार था। कमरे से सुनाई दे रही रानी ओलंपिया की कराह उनके चेहरे की परेशानी और भी बढ़ा रही थी। कुछ लम्हों बाद रानी की दर्द भरी कराह थम गई और एक बच्चे के रोने की आवाज से महल गूंज उठा। राजा फिलिप के चेहरे पर उत्साह जगमगाने लगा। वो दौड़े दौड़े कमरे में पहुंचे। राजा को देखकर दासियां सिर झुकाकर पलंग से एक तरफ हट गईं। फिलिप ने करीब जाकर देखा। ओलंपिया के सिरहाने वो खूबसूरत बच्चा लेटा था। राजा की निगाहें रानी से मिली। उस जादुई पल में रानी बोल पड़ी, अलेक्जेंडर। नमस्कार, मेरा नाम नितिन ठाकुर है और नामी गिरामी में आज कहानी फारसी साम्राज्य को झुकाने वाले, मध्य एशिया तक परचम लहराने वाले और पाकिस्तान तक धावा बोलने वाले उस 32 साल के सेनापति की, जिसका नाम आज तक विजेता शब्द का पर्यायवाची है, अलेक्जेंडर, सिकंदर। मैसेडोनिया राज्य के उत्तराधिकारी सिकंदर की शिक्षा दीक्षा गुरु अरस्तु के स्कूल में होने लगी। वही अरस्तु जिनके गुरु को दुनिया प्लेटो उर्फ अफलातून के नाम से जानती थी, और उनके भी गुरु थे सुकरात। नदी किनारे प्रकृति के संगत में अरस्तु सिकंदर के सामने दुनियावी पहेलियां तो सुलझाते ही दर्शन की गहराइयों तक भी ले जाते। राजा फिलिप क्योंकि मैसेडोनिया को राज्य के तौर पर एक करने के लिए लगातार जंग के मैदान में रहते, ऐसे में उनके पास सिकंदर के लिए बहुत वक्त नहीं था। 13 साल के सिकंदर के मन में बैठा हुआ था कि पिता उनकी उपेक्षा करते हैं। माँ ओलंपिया ने सिकंदर के भीतर इस भाव को और मजबूत किया। असल में फिलिप से ओलंपिया की खास बनती नहीं थी। कहते हैं कि शादी से पहले फिलिप को मालूम नहीं था कि ओलंपिया एक सिद्ध तांत्रिक है। वो ग्रीक लोगों के मुख्य देवता जियस की बड़ी पुजारन थी। जिस रात फिलिप ने ओलंपिया को सांप के रूप में आए जियस के साथ एक ही बिस्तर पर देखा, वो उससे कुछ कुछ डरने और कतराने लगे। ओलंपिया भी सिकंदर को जियस का बेटा कहती थी। उसे बार बार बताती कि पैदाइश की रात उसके गर्भ से एक बिजली टकराई थी। वो जियस का ही हथियार है। एक रोज सिकंदर अपने गुरु के पास पहुंचे और बोले, मेरे राजा बनने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे पिता ने पूरा ग्रीस जीत लिया है। मैं अगर कल राजा बन भी गया तो मेरे पास जीतने को होगा ही क्या। तब अरस्तु ने सिकंदर को जवाब दिया, ये दुनिया सिर्फ ग्रीस तक ही महदूद नहीं है। ग्रीस से बाहर निकलो, दुनिया जीतो। फारस, इटली से लेकर हिंदू कुश तक सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। तुम अपने पिता से भी बड़े योद्धा बनोगे। ये अरस्तु ही थे जिन्होंने सिकंदर के मन में पहली बार दुनिया का नक्शा खींचा, उन्हें हिंदू कुश के बारे में बताया, कल्पनाओं के पंख पर बैठाकर दुनिया दिखाई। ग्रीक कवि होमर के महाकाव्य इलियड का दीवाना बनाया। उन्हें प्रेरित किया कि वो अपने नाम सिकंदर के अनुरूप दुनिया को जीतकर उसका रक्षक बने। आज तक रेडियो में हमारे साथी कुलदीप मिश्र बताते हैं, अरस्तु ने सिकंदर को एक कहानी सुनाई थी और ये कहानी कुछ कल्पना और कुछ हकीकत के मेल से बनी थी। ये कहानी ट्रॉय के युद्ध की थी, जिसे ग्रीक कवि होमर ने बताया भी है अपने महाकाव्य इलियड में। और ये बहुत सारे इंसानी जज्बातों का निचोड़ है। इसमें इश्क है, मोहब्बत है, नफ़रत है। इसमें इंसान के दैवीय चमत्कारों का भी जिक्र मिलता है। इलियड एक ऐसा महाकाव्य है जिसने सिकंदर को जीत के जज्बे से भर दिया। उसने ट्रॉय की लड़ाई से ग्रीक राजाओं की जो एकजुटता थी और जो युद्ध की रणनीति थी, उसका एक सबक हासिल किया और फिर वो दुनिया जीतने की ओर निकल पड़ा। उधर राजा फिलिप ने लगभग सारे ग्रीस को मैसेडोनिया के झंडे तले ला दिया।
सिर्फ थीब्स और एथेंस ने मोर्चा खोल रखा था। उस वक्त एथेंस में डेमोस्थेनिस की खूब चलती थी। उसका मानना था कि मैसेडोनिया उज्जड़ और असभ्य लोगों का राज्य है। ग्रीस को बचाने के लिए उसने सबको एक होने के लिए कहा। डेमोस्थेनिस के रुतबे का असर था कि आंधी की तरह जीतते आ रहे फिलिप के सामने कुछ राज्य अपनी सेना लेकर खड़े हो गए। उधर अपने पिता की ओर से सिकंदर ने मोर्चा संभाल रखा था। दोनों तरफ करीब 34 हजार लड़ाकू सैनिक तने हुए थे। सिकंदर के पास मौका था कि वो अपने पिता की नजरों में खरा साबित हो सकें। कुलदीप उस जंग के बारे में याद करते। तो युद्ध शुरू हो गया था और एक तरफ सिकंदर और उसकी अगुवाई में मैसेडोनिया के घुड़सवार सैनिक और वो लोग जो है एथेंस, थीब्स और उसके एलाइज पर टूट पड़े। सिकंदर जो है खुद घोड़े पर तलवार लिए हुए विरोधी दल के सैनिकों पर वार कर रहे थे और इतनी तेजी से ये आक्रमण हुआ, इतना आक्रामक था उनका हमला कि विरोधी खेमे में भगदड़ मच गई। सैनिक मैदान छोड़ के भागने लगे, मगर सिकंदर और उनके सैनिक उनका पीछा कर उन्हें मौत के घाट उतार रहे थे। तो अपने सैनिकों को मरता देख के एथेंस और थीब्स ने आत्मसमर्पण की घोषणा की, सरेंडर किया उन्होंने। और सालों से चल रहा जो कॉन्फ्लिक्ट था वो फिर ये लगा कि अब ख़त्म हो गया है। और इस अंत के साथ ही स्थापना हुई लीग ऑफ कोरिंथ की, जिसमें सारे ग्रीस ने पर्शिया के खिलाफ एक होकर जंग लड़ने की हामी भर दी, सिवाय स्पार्टा सिटी के। इस जंग ने सिकंदर का सिक्का जमा दिया। उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। माँ ओलंपिया भी महल में हर वो काम कर रही थीं जिससे उनका बेटा ही गद्दी पर बैठे। बताया जाता है कि फिलिप कोई रास नहीं आया, लेकिन उनके सामने अभी चुनौती थी फारसी साम्राज्य को हराने की, जो सैकड़ों साल से ग्रीस को पस्त किए हुए था। फिलिप चाहते थे कि जंग पर जाने से पहले वो इसका नतीजा किसी भविष्यवक्ता से जान ले। उस वक्त ग्रीक की मशहूर भविष्यवक्ता पाथिया ने नतीजा तो बताया नहीं, लेकिन कहा कि जल्द ही एक राजा की मौत होने वाली है। फिलिप ने मान लिया कि मौत विरोधी की होगी। जंग छिड़ गई। सिकंदर को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। पिता के फैसले से परेशान सिकंदर को उसी दौरान खबर लगी कि राजा फिलिप ने 7वीं शादी कर ली है। शादी के जश्न में जब फिलिप के एक साथी ने नशे में मैसेडोनिया के उत्तराधिकारी के नाम से जाम उठाया तो वहीं मौजूद सिकंदर को गुस्सा आ गया। उसने सबके सामने पिता को जमकर खरी खोटी सुनाई। नशे में लड़खड़ाते फिलिप ने भी खड़े खड़े ही सिकंदर और उसकी मां को राज्य से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे जान बचाए ओलंपिया के घर इपिरस आ गए। हालांकि 6 महीने बाद ही फिलिप ने सिकंदर को बुलावा भिजवाया। ओलंपिया इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सिकंदर लौटना चाहते थे। दोनों लौट आए, लेकिन उसी दौरान राजमहल में फिलिप की हत्या उनके ही एक अंगरक्षक ने कर डाली। सभी का शक ओलंपिया पर था, लेकिन सिकंदर को गद्दी पर बैठने से अब कोई रोक नहीं सकता था। इस बारे में हमारे साथी जमशेद से सुनिए। माना जाता है कि इस हत्या में सिकंदर और उसकी मां का हाथ हो सकता है। इस हत्या के बाद सिकंदर ने एक एक करके उन सभी लोगों को मार दिया जो उसके उत्तराधिकार के लिए खतरा बन सकते थे। अपने एक सौतेले भाई फिलिप एरिडाइस को छोड़कर उसने अपने सभी भाइयों, चचेरे भाइयों और उन सभी लोगों को मार डाला जो उसके राजा बनने के रास्ते में रुकावट बन सकते थे। उनमें से कुछ को तो बहुत ही क्रूरता के साथ कत्ल किया गया था। फिलिप की मौत ने मैसेडोनिया के विरोधियों को एक मौका दे दिया। डेमोस्थेनिस ने फिर से विपक्षियों को एकजुट होने के लिए आह्वान किया। मैंने आपसे कहा था कि फिलिप जैसा राजा ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। ईश्वर ने हम सब की प्रार्थना सुन ली। अब मैसेडोनिया के सिंहासन पर फिलिप नहीं, उसका बेटा है जो केवल एक बालक है। हम उसके अधीन क्यों रहें? हम क्यों एक बालक का हुक्म माने जबकि हम खुद उसे हराने के काबिल हैं? अब बारी युद्ध की है और इसमें जीत अब की बार हमारी होगी। डेमोस्थेनिस के भाषण ने एथेंस के साथ थीब्स को लाखड़ा किया था। सिकंदर ये सब बारीकी से देख रहे थे। उन्हें अनुमान था कि फिलिप के सामने उन्हें कम आंका जा रहा है। तय हुआ कि एक नजीर पेश की जानी चाहिए ताकि सारे पड़ोसियों को एक साफ संदेश हमेशा के लिए मिल जाए। उदाहरण कायम करने के लिए थीब्स को चुना गया। बिजली की तेजी से झपटे सिकंदर ने थीब्स के 6000 से ज्यादा लोग मारे। शहर में आग लगा दी। बच्चे, बूढ़े, औरतों को गुलाम बना लिया गया। एथेंस ने थीब्स की हालत देखी तो माफी का संदेशा भिजवाते हुए कहा कि आप ही हमारे रक्षक हैं। नजीर पेश हो चुकी थी। ग्रीस का बॉस कौन होगा इसमें किसी को शक बचा ही नहीं। लेकिन सिकंदर को गुरु अरस्तु की बात याद थी। उन्हें दुनिया देखनी थी, उसे जीतना था।
हर कोई अब सिकंदर के खिलाफ सिर उठाने की सोचना छोड़ चुका था। सिकंदर चाहते तो आराम से शासन करते, लेकिन वो कम उम्र के थे। उनमें एक बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि ग्रीस जीतना कोई बड़ी बात नहीं, बात यदि है तो दुनिया जीतने में है। 334 बीसी में उन्होंने तय किया कि उस फारसी साम्राज्य को हराया जाए जिसका डंका दुनिया में बज रहा है। तब डेरियस के पास उसकी कमान थी। यह साम्राज्य कई बार ग्रीस को चोट पहुंचा चुका था, तो सिकंदर के पास इस पर धावा बोलने की हर वजह मौजूद थी। इन्होंने 100 साल पहले एथेंस के पवित्र मंदिरों को गिराया था। नतीजतन सिकंदर ने तय किया कि यही वक्त है बदला लेने का और यह साबित करने का कि वो ही ग्रीस का सच्चा सपूत है। बस सिकंदर ने रास्ता पकड़ लिया। सिकंदर मैसेडोनिया से होता हुआ मेसोपोटामिया पहुंचा। उसके बाद उसने इजिप्ट का रुख किया, फिर वो पर्शिया की ओर बढ़ा। ईरान, ओराइट्स, काबुल पर फतह हासिल करते हुए उसने सिंधु नदी पार की और वहां से फिर वो तक्षशिला पहुंचा। सिकंदर पर्शिया में दाखिल हो चुके थे। ग्रेनिकस नाम की जगह पर फारसी सेना से उनकी भिड़ंत हुई। किंग डेरियस ने इसे हल्के में लिया। उन्हें छोटा मोटा हमला लगा था, लेकिन सिकंदर के सामने विरोधी हल्के पड़ गए। फिर भी डेरियस अपनी राजधानी से नहीं हिला। इसी का फायदा उठाते हुए सिकंदर ने आज के आधे तुर्की पर तब कब्जा कर लिया था। डेरियस को डर लगने लगा। उसने तय किया कि अब खुद सिकंदर से निपटेगा। मुकाबले की जगह तुर्की और सीरिया के बीच तय हुई। सिकंदर की सेना को डेरियस की सेना ने घेर लिया। उसकी 70,000 से ज्यादा सेना सिकंदर की सेना को ललकार रही थी। मैसेडोनिया के सैनिकों का मनोबल टूटने लगा, लेकिन सिकंदर ने एक जोशीला भाषण देकर मोर्चा संभाला। चमत्कार हो गया। डेरियस पहली बार हारा, लेकिन अभी उसे कई बार हारना था। सिकंदर की इन जादुई जीत के पीछे सिर्फ किसी की खराब या अच्छी किस्मत नहीं थी, सिकंदर की अचूक रणनीति भी थी। डेरियस जंग छोड़कर भागा था, लेकिन सिकंदर उसका पीछा करते रहे। थके हारे डेरियस ने आखिरकार संधि का प्रस्ताव भेजा। सिकंदर ने कह दिया, एक राज्य में 2 राजा नहीं हो सकते। मजबूरन डेरियस ने जंग लड़ी और एक बार फिर उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। बाद में उसे उसके ही साथियों ने मार डाला और इस तरह सैकड़ों साल पुराने एक साम्राज्य का पतन हो गया। इस जीत के साथ सिकंदर ने खुद को पर्शिया का राजा घोषित किया। बेबीलोन जैसी भव्य राजधानी उनके स्वागत में खड़ी थी। 100 साल पुरानी हार का बदला पूरा हो चुका था। इस मौके पर सिकंदर के साथियों ने उनसे लौटने का आग्रह किया, क्योंकि कई सालों की निरंतर जंग ने अब उन्हें थका डाला था। घर की याद आ रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये तो बस शुरुआत है। जीत के नशे में चूर सिकंदर किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। अपने खिलाफ बोलने की वजह से ही उन्होंने गुस्से में बचपन के 2 दोस्तों का कत्ल कर डाला था। हालांकि बाद में उन्हें पछतावा हुआ, लेकिन पछतावे का वक्त था नहीं। पर्शिया के लोगों को अपने हक में करने के लिए सिकंदर ने पर्शियन राजकुमारी से शादी की। पूर्वी ईरान में सिकंदर ने मैसिडोनिया कॉलोनी बनाई थी और अरिमाजस में 327 किलों पर अपना कब्जा कर लिया था। प्रिंस ऑक्जियार्टस को पकड़ने के बाद उसने प्रिंस की बेटी रोक्साना से शादी की थी, जिसके बाद उसने पूरी तरह से पर्शियन कल्चर को अपने ऊपर हावी कर लिया था, जैसे कि घुटनों के बल बैठकर हाथों को चूमना। ऐसा कहा जाता है कि ये सिकंदर की कूटनीति का हिस्सा था, क्योंकि जिस पर्शिया पर उसने कब्जा किया था उसके रीति रिवाज को ना मानना उस पर खुद भारी पड़ सकता था, क्योंकि जनता विद्रोह कर सकती थी, जिस कारण उसने पर्शियन रीति रिवाज को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। यूरोप पर अपना आधिपत्य जमा चुके सिकंदर अब आगे बढ़ना चाहते थे। नजर भारत पर थी। तब दुनिया मानती थी कि पृथ्वी का ये अंत है। सिकंदर की योजना हिंदू कुश को पार करके हमला बोलने की थी, लेकिन इतने लंबे सफर ने सैनिकों में थकान पैदा कर दी। सिकंदर ने कुछ टुकड़ियों को घर लौटने की इजाजत आखिरकार दे दी और बाकी को लेकर हिंदू कुश पार करने चले। बदला हुआ मौसम और बदले हुए भूगोल से जूझते हुए 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना ने भारत की धरती पर पहला कदम रखा। पंजाब, अफगानिस्तान, सिंध प्रांत के राजाओं ने सिकंदर के सामने लड़ने की चुनौती उछाली। सिकंदर ने सेना को 2 हिस्सों में बांटा। आज के अफगानिस्तान के पख्तून में उनका सामना स्थानीय कबीलों से हुआ। लंबी जंग हुई, सिकंदर आखिर में जीते। अब बारी सिंधु पार करने की थी। तक्षशिला के राजा आंभी ने सिकंदर के सामने पेश होकर मदद का भरोसा दिया, लेकिन झेलम और चिनाब नदी के बीच स्थित साम्राज्य के राजा पोरस ने खुद को देवता समझने वाले सिकंदर की अधीनता नहीं मानी। सिकंदर की 50,000 सैनिकों की विजेता सेना के सामने
20,000 सैनिकों का राजा पोरस खड़ा था। सिकंदर को लगा कि पोरस को आसानी से हरा लेंगे, लेकिन जब उन्होंने जंगी हाथियों का हुजूम देखा तो पूरी सेना सिहर गई। लगातार बारिश से ऊबे ग्रीक सिपाहियों ने इससे पहले इतने विशालकाय जानवरों का तांडव नहीं देखा था। बचपन से जवानी तक जिस घोड़े ने अब तक सिकंदर का साथ दिया था, वो भी धराशायी हो चुका था। सिकंदर ने रणनीति बदली, सिपाहियों को आदेश दिया कि हाथियों की आंख पर भाला मारें। वही हुआ, हाथी उल्टे दौड़े और पोरस के सिपाहियों को कुचलने लगे। बहुत मशक्कत के बाद सिकंदर की सेना ने पोरस पर काबू पाया। इस तरह की चुनौती आज तक सिकंदर को नहीं मिली थी। सेना को इतना नुकसान पहुंचा कि भीतर बगावत के सुर उठने लगे। 8 सालों से सिकंदर युद्ध लड़ रहा था, और 8 साल काफ़ी ज़्यादा होते हैं जब आप लगातार युद्ध लड़ रहे हैं। तो सैनिकों का वापस जाने का मन था। पर्शिया जीतने के मकसद से वो आए थे और वो मकसद भी पूरा हो गया था किंग डेरियस की हार के बाद। मगर सिकंदर ये ज़िद पकड़ कर बैठा था कि वो पूरी दुनिया को फतह करेगा। तो जो उनके सैनिक थे वो भी अब मजबूर थे, क्योंकि उनको अपने राजा का कहा मानना था। इस दौरान सिकंदर ने अपने 2 दोस्तों का खून भी कर दिया। एक को तो उसने खुद तलवार से मारा था, और एक दोस्त जिसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी उसका सरेआम को मरवा दिया था, उसका कत्ल कर दिया था। तो इस तरह के भी इंसिडेंट्स ने सिकंदर के खिलाफ उसकी सेना में एक निगेटिविटी को फैलाना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि सिकंदर के सामने जब घायल पोरस को पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा कि उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। पोरस ने कहा, जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर इस जवाब से इतना प्रभावित हुए कि पोरस का राजपाट लौटा दिया, दोस्ती कर ली। सिकंदर अक्सर इस रणनीति पर चलते थे। हालांकि कई इतिहासकारों का दावा है कि जंग पोरस ने जीती थी, ना कि सिकंदर ने। बहरहाल अब योजना यह थी कि सेना को लेकर गंगा नदी बेसिन में बढ़ा जाए, लेकिन थकी हुई सेना बगावत करने लगी। पंजाब की 5 नदियों में से आखिरी ब्यास तक जाने के बाद सेनापतियों ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार सिकंदर ने कई दिनों तक तंबू में बंद रहने के बाद लौटने का फैसला ले लिया। वो जानते थे कि भारत में ऐसे कई राजवंशों से उन्हें लोहा लेना पड़ेगा जिनकी कीर्ति पूरे देश में फैली है। 2 साल के भारत विजय अभियान को खत्म करने का वक्त आ गया था। तय हुआ कि सेना का एक हिस्सा समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया पहुंचेगा और दूसरा मकरान तट के साथ जमीन के रास्ते लौटेगा। 324 ईसा पूर्व में सिकंदर सूसा पहुंचे और अगले साल बेबीलोन। लेकिन उनकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि बिस्तर पकड़ लिया। बहुत इलाज के बावजूद सिकंदर फिर उठ नहीं सके। कुछ का कहना है कि उन्हें मलेरिया हो गया था, तो कुछ कहते हैं कि उनके जख्मों में इन्फेक्शन फैल गया था। चाहे जो हुआ हो, सिकंदर कभी घर नहीं लौट सके। 32 साल की उम्र में उन्होंने बिना किसी उत्तराधिकारी के दुनिया छोड़ दी। जिस सेनापति के हिस्से जो आया वो वहां का शासक हो गया, और देखते ही देखते सिकंदर का महान साम्राज्य वक्त की धूल में धुंधला गया। इतिहास के पन्नों में सिकंदर को ग्रेट कहा गया। जितने लोग इससे सहमत हैं उतने ही असहमत, लेकिन एक बात पर सबकी सहमति है, जहां इतने राजा महाराजा बिसरा दिए गए, वहां सिकंदर अब भी पूरी दुनिया में अनजाना नाम नहीं। आज के नामी गिरामी में इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड बताइएगा जरूर। पता है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन किया है सूरज कुमार ने, और साउंड मिक्सिंग की है अमृत रज्जी ने। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।